अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, तो आज हमारे पास है लैब नंबर 12, सेकंड लास्ट लैब है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली हम लास्ट लैब कर रहे होंगे, और तो आप इसके बाद प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड मैं कोई आपको न्यूज़ दूँ, या हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। तो अभी इस पे काम चल रहा है, तो लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि आपके पास 1 वीक है, और उसके बाद पॉसिबल है यानी अगले से अगले हफ्ते आप लोगों के लैब से रिलेटेड एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी हो। प्रोजेक्ट का जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग सिमुलेशन पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी फ़िलहाल यही पॉसिबल है, तो अगर हुआ ऑनलाइन या कुछ हुआ तो उससे सिमुलेशन से रिलेटेड ही होगा, ठीक? तो ये सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट भी हो गई कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। रिकॉर्डिंग में मैंने इसलिए डाल दिया है कि रिकॉर्डिंग आप देखें तो, या जिसने ना लैब ली हो तो उसके बिल में आ जाए कि हम हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट वीक है, उसके बाद लैब तो क्लोज हो जाएगी, और उसके बाद लैब एग्जाम्स ही बचते हैं हमारे पास, या प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन बचती है। तो तब तक कुछ मैं भी फिगर आउट कर लूँगा, सोचता हूँ इस पे कि किस तरीके से इसको एवेल्यूएट किया जा सकता है। ठीक, तो आज की लैब है लैब नंबर 12, और लैब का टॉपिक है हमारे पास टू डिज़ाइन अ 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। अच्छा, वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे एसिंक्रोनस। 2 टाइप के काउंटर्स हमारे पास होते हैं बेसिकली, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो अभी हमने थ्योरी में ये नहीं पढ़ा है टॉपिक है, लेकिन कल से इंशाल्लाह ये टॉपिक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे फाइनल चैप्टर, तो उसमें हम काउंटर्स पढ़ेंगे। तो उसमें मैं डिफरेंस क्लियर कर दूंगा एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर का बेसिक फ़र्क क्या होता है। तो अभी मैं फ़र्क पे बात रहने देता हूँ, क्योंकि इस लैब में कहीं पे भी सिंक्रोनस का जिक्र नहीं है। तो फिलहाल एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर हम बनाएंगे, ठीक है? और फिर फर्दर कह रहे हैं कि मॉड 10 का भी एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर बनाएंगे, एंड मॉड 6 का भी बाइनरी काउंटर हम बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 74LS93। अच्छा, देख लेते हैं कौन सी आईसी यूज़ हो रही है, और मैंने अभी एक यूज़ की है, वो कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे आईसी का नंबर 74LS112 लिखा हुआ है, टू डिज़ाइन अ 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। लेकिन खैर आईसी का नंबर मुझे लग रहा है कुछ टाइपो है। अच्छा, देख लेते हैं। खैर, इसमें एक स्कीमेटिक गिवन है आपको। अगर इस स्कीमेटिक को मैं थोड़ा-सा हाइलाइट कर देता हूँ, फिर हम इसको ना प्रोटीज पे रन करके भी देख लेंगे कि क्या बिहेवियर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 जेके फ्लिप फ्लॉप लगी हुई हैं, और मैं नंबरिंग इस तरह से कर देता हूँ कि ये वाली है जी। अच्छा, मैं इसको नंबर 0 से देता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, मैंने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट क्यों दी? ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि आप अगर देखें तो ये क्लॉक का सिग्नल जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टली जो अगर लगा हुआ है तो किस में लगा हुआ है, ये वाली में। तो ये वाली फर्स्ट वन हो गई, ठीक है? फर्स्ट वन क्यों कह रहा हूँ, ये आपको पता लग जाएगा। तो क्लॉक का इनपुट जो है डायरेक्टली जिस फ्लिप फ्लॉप में लगा हो, डज़न्ट मैटर वो लेफ्ट पे बनी हुई हो या राइट पे बनी हुई हो, अगर वो एसिंक्रोनस काउंटर है तो वो 0 या पहली वाली फ्लिप फ्लॉप होगी। 0 मैंने क्यों लिया है? एक्चुअली ये 0 मैंने इसीलिए लिया है कि ये 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, और ये 2 टू द पावर 3 है। वेटेज है, हर फ्लिप फ्लॉप का एक वेट बनेगा इसमें, ठीक है? किस तरीके से वेट बनेगा वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसमें डायरेक्टली क्लॉक लगेगी एसिंक्रोनस काउंटर में, वो वाली आपकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, ठीक है? अगर उसका आउटपुट चेक किया जाए तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, अब दूसरे की क्लॉक की अगर बात करें तो आप देखें दूसरे की क्लॉक में क्या लगा हुआ है। दूसरे की क्लॉक में इस वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लगा हुआ है। तीसरे वाले की क्लॉक की अगर बात करें तो उसमें दूसरे वाले का आउटपुट लगा हुआ है। चौथे वाले की बात करें तो उसमें तीसरी वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फेड हो रहा है, ठीक है? फर्दर जो इनपुट्स होते हैं उनकी बात की जाए तो सेट और रीसेट, चलिए इस पे बाद में आता हूँ। जे के पर क्या हुआ है, अगर आप जे के पर ध्यान दें तो जे और के जो हैं वो मैंने शॉर्ट किए हुए आपस में,
ठीक है, शॉर्ट करने का मतलब अब 2 पॉसिबल मोड्स हो सकते हैं, नो चेंज आ सकता है या टॉगल आ सकता है। नो चेंज आएगा अगर मैंने ये वाली लाइन 0 से कनेक्ट की, लेकिन ये लाइन मैंने किससे कनेक्ट कर दी है, वीसीसी से सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड है या 1 से कनेक्टेड है। वीसीसी या 1 से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है, ये भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है, इसको भी मैंने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, तो ये भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है और ये भी दोनों वीसीसी से या 1 से कनेक्टेड है, तो ये भी टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है। और देन फाइनली लास्ट वन वाली भी, लास्ट वन भी हमारे पास टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है। ठीक, तो ये अब तक आप लोगों को क्लियर होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमें है कि ये टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही हैं चारों। ठीक है, और हो ऐसा रहा है कि फर्स्ट वाली का जिसमें क्लॉक डायरेक्टली फेड है उसका आउटपुट दूसरे की क्लॉक बन रहा है और दूसरे का आउटपुट तीसरे का क्लॉक बन रहा है और तीसरे का आउटपुट चौथे की क्लॉक। ठीक है, इस तरह का कुछ हमने थ्योरी में किया था एक, जब हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ी थी जे के, तो और फिर हमने टी फ्लिप फ्लॉप बनाई थी, उससे हमने कहा था जब शॉर्ट कर देते हैं तो एक्चुअली टी फ्लिप फ्लॉप बन जाती हैं। जे के किस मोड में ऑपरेट कर रही होती हैं, टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि वो टॉगलिंग मोड होगा या नो चेंज वाला मोड होगा, तो ये टी फ्लिप फ्लॉप के मोड में ऑपरेट करवा रहा हूँ मैं क्योंकि शॉर्ट कर चुका हूँ। और टी फ्लिप फ्लॉप की हमने एप्लीकेशन देखी थी, याद होगा आपको, वेव्स बनाई हुई थी, पल्सिस। ठीक है, और वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडर वाला जो टॉपिक था हमारे पास, कि फ्रीक्वेंसी जो है डिवाइड होती है अगर मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, ये हमने वहाँ पे थ्योरेटिकली वेवफॉर्म बना के देखा था कि टाइम पीरियड डबल हो जाता है, क्योंकि इसकी क्लॉक साइकिल से इसकी क्लॉक जनरेट होती है वो ट्वाइस द टाइम पीरियड होती है, फिर अगर इस पे जनरेट करेंगे तो वो 4 टाइम्स द क्लॉक पीरियड होगी, फिर फर्दर जनरेट करेंगे तो 8 टाइम्स। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप के लिए ऐसा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर ओपन कर देता हूँ, तो लेक्चर ओपन करने से हो सकता है आपकी भी मेमोरी थोड़ी जॉग हो जाए। तो लेक्चर हमारे पास यही टॉपिक था चैप्टर 5 में से, इसमें से ओपन कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। जे के फ्लिप फ्लॉप टी, ये वाली स्लाइड। ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पढ़ा था कि ये क्लॉक को डिवाइड करता है। ठीक, तो क्लॉक हमारे पास हो जाती है डिवाइड। मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में यूज़ करते हैं तो आपने ये देखा कि जो क्लॉक देते हैं और क्यू का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, दोनों को कंपेयर करें, तो ये जो मैंने बात बताई थी ना कि ये अगर इसका टाइम पीरियड ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इतने में ऊपर क्लॉक के कितने टाइम पीरियड आ जाते थे हमारे पास, 2 मरतबा क्लॉक है अपने आप को रिपीट कर जाती थी। ये हमने बिहेवियर देखा था, जाहिर सी बात है क्यू की वैल्यू 2 मरतबा चेंज हुई है तो इसको 2 क्लॉक पल्स लगी होंगी। तो मैंने कहा था कि अगर टी है और ये भी टी है तो ये हमारे नीचे वाला जो टाइम पीरियड है ये ट्वाइस द टाइम पीरियड, यानी 2 टीज के बराबर बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह जब यहाँ पे हमने देखी थी, बात की थी, तो हमने ये देखा था कि ये वाला जो टाइम पीरियड है, यानी इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुई हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 2 बिट कॉम्बिनेशन, या यहाँ पे यूँ कहा हूँ कि एक फ्लिप फ्लॉप यूज हुई थी। ठीक है, वो क्या थी, और यहाँ पे हमारे पास यूज हो रही 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ का टोटल फार्मूला ये था कि फ्रीक्वेंसी कितने से डिवाइड होगी, 2 टू द पावर 1, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होगी। फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी 2 उससे, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ट्वाइस। ठीक है सकलैन, कोई मसला नहीं है, आप अपने अटेंडेंस वैसे भी बता दिए लेकिन साथ रहिएगा। तो ये इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप लगी हुई हैं। ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप लगी हुई हैं, तो इस जगह पे जब हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे तो वही आएगा 2 टू द पावर 1, लेकिन जब मैं इस वाली जगह पे चेक करना चाहूँगा तो इधर बिहेवियर क्या होगा, मेरे पास 2 टू द पावर 2, यानी इस वाली को अगर मैं चेक करता हूँ, एक तो ये वाली है, ठीक है, इसका भी मैं टाइम पीरियड यहाँ बना देता हूँ, इसका बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी बात करें तो ये बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, क्लॉक का अगर टी है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्यू ए पर ट्वाइस ज़्यादा है, तो ये 2t है टोटल हमारे पास, और नीचे वाले का अगर देखा जाए तो क्लॉक से अगर कंपेयर करें तो ये 4t के बराबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो जितनी आप फ्लिप फ्लॉप लगाते जाते हैं उतनी ही 2 के पावर से ये बढ़ता
जाता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास टोटल 4, क्योंकि 2 टू द पावर 2 इज 4। 2 फ्लिप फ्लॉप लगे होने का मतलब है कि यहाँ पे इस एंड पे अगर आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह एक और आगे लगा देंगे और उसके एंड पे चेक करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कितने से डिवाइड होगी फ्रीक्वेंसी क्लास? कोई जवाब देगा मुझे? कि अगर मैं एक और आगे कैस्केड कर दूं, एक और जेके फ्लिप फ्लॉप लगा दूं क्यूबी से, उसको उसकी क्लॉक को क्यूबी बना दूं, तो फिर मेरे पास कितने से डिवाइड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी? जी 8 से, ठीक है, समझ गए। तो 2 के रेट से आगे बढ़ रहा है, 2 से होगी, 4 से होगी, 8 से होगी, और एक और लगा दूंगा तो 16 से हो जाएगी। सही है। तो अब वापस आते हैं, ये थोड़ा सा रिकैप करवा दिया मैंने लेक्चर का कि हमने ये पढ़ा था। वापस आ जाते हैं लैब मैनुअल में। तो लैब मैनुअल में मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप एक साथ कैस्केड की हुई हैं और सबके आउटपुट इसी तरह फैड किए हुए एक दूसरे में, और मैं इन आउटपुट को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि इन आउटपुट पे क्या आता है। ठीक है, एलईडी से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, लॉजिक प्रोब से भी कर सकते हैं, या मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑसिलोस्कोप पे भी आप लोगों को दिखा सकूं कि पल्स एक्चुअली आती कैसी। ठीक, तो अच्छा, अब देखने की बात क्या है कि सेट और रीसेट जो इसके ए सिंक्रोनस इनपुट्स मैंने बताए थे, याद, ए सिंक्रोनस मैंने बताए थे, वो जो क्लॉक पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो सेट पे अगर आप क्लियरली देखें तो क्या लगा हुआ है, सेट पर मेरे पास एक्टिव लो है, लेकिन मैंने इसको फिक्स वीसीसी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो सेट मोड में कभी भी नहीं आएगी, यानी इस पे अभी इस वक्त क्या आ रहा होगा, सेट नहीं हो रही होगी कम से कम। लेकिन रीसेट मोड पे अगर आप देखें वो भी एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब है अगर मैंने इस पे 0 दिया तो मेरी फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में आ जाएगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको लॉजिक स्टेट से कनेक्ट किया हुआ, और इसको इनिशियली कह लें मैंने 0 प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपको पता ही है फ्लिप फ्लॉप को अगर डायरेक्ट क्लॉक दें और सेट या रीसेट मोड में ना हो तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो तो गार्बेज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट उसे चाहिए। तो इससे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब शुरू करूँ ना तो सारों को 0 कर दूँ। ठीक है, सारों को 0 कर दूंगा, और फिर उसके बाद वापस मैं अपने रीसेट के सिग्नल को हाई कर दूंगा, क्योंकि इससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इट्स स्टेट। मैं 0 इनिशियली प्रोवाइड करके वापस 1 कर दूंगा, और उसके बाद क्लॉक अप्लाई होगी तो मैं बिहेवियर देखूंगा कि मेरे पास इन 4 फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पे 4 बिट का आउटपुट आ रहा होगा और वो क्या आता है। ठीक है, तो मुझे काम जो करना है वो ये चेक करना है कि इनका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, अब इसके लिए बेहतर तरीका ये था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यही देख रहा था कि मैंने इनके लिए प्रोटेस पे सिमुलेशन तैयार कर लिया ताकि आपको आउटपुट ऑब्जर्व करा सकूं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, और उससे पहले मैं एक और चीज़ कंफर्म कर लेता हूँ। आईसी इधर 2 नाम आए मेरे पास, कौन सी यूज़ हुई है, 7493 आई थिंक लैच की होती है, या हो सकता है शायद आखिरी वाले के लिए उन्होंने 7493 कही है, डजेंट मैटर। सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने ये जे के फ्लिप फ्लॉप की मैंने बिल्कुल इसी तरीके से सिमुलेशन की है। वहाँ पे वीसीसी था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर 1 सप्लाई कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास नीचे सेट को भी मैंने एक लॉजिक प्रोब दे दी है और रीसेट को भी दे दिए। क्लॉक को अगर देखा जाए तो क्लॉक यहाँ पे एज इट इज़ आ रही है। ठीक है, क्लॉक ऐसे ही आ गई जैसे उसमें थी। डायरेक्टली क्लॉक को मैंने 1 हर्ट्ज ही रखा है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे क्लॉक मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता जाता हूँ, यहाँ पे क्लॉक आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वाला आउटपुट जो है यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाला आउटपुट यहाँ से यहाँ चला गया, ये वाला आउटपुट यहाँ से यहाँ क्लॉक, और साथ ही साथ इन आउटपुट्स को मैं नोट भी करना चाह रहा हूँ इनमें। ठीक है, इसमें मैं इनका बिहेवियर नोट डाउन करूँगा। जेके को मैंने शॉर्ट करके सब में देखा जा सकता है क्या कर दिया, हाई कर दिया है, यहाँ से भी हाई कर दिया है, यहाँ से भी हाई कर दिया है। ठीक है, सारे जेके जो हैं हाई हुए हैं। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही जैसी आपके लैब मैनुअल में गिवन है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ प्ले, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है। मैंने इसको प्ले किया, और अच्छा,
इसमें तो ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन मैं अगर ये रीसेट करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये 0 स्टेट में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप जो आप हार्डवेयर में बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको इनिशियली उसको रीसेट करना ज़रूरी होता है, या कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है। और आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में ये देखा कि आप जब ट्रुथ टेबल पे नो चेंज वाली स्टेट ऐसी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। नो चेंज तो तब होगा ना जब प्रीवियसली उसमें कोई स्टेट होगी, तो आप कहेंगे ना कि इस कॉम्बिनेशन से स्टेट चेंज नहीं हो रही। जब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलें, ये इनिशियली मैंने 0 था, अब मैंने 0 को ये, अच्छा ध्यान रहे ये मेरी एलएसबी है, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट है एलएसबी, और ये वाली जो है मेरी क्या है, एमएसबी, क्योंकि वो क्लॉक से क्लियर करीब है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तेज़ होगी, स्लो होगी फ्रीक्वेंसी, और एमएसबी की फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी स्लो होगी एमएसबी की, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड बड़ा होगा एमएसबी का। अब देख लेते हैं होता क्या है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ और प्ले हुआ, अब मैंने इसको वापस कर दिया, यानी रीसेट मोड से हटा दिया। रीसेट मोड से हटा दिया तो आउटपुट ऑब्जर्व करें, 1 बाइनरी कोड आ रहे हैं, लेकिन एमएसबी चूंकि उस तरफ है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शायद मुश्किल हो। ये ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं एक सीक्वेंस में। अब वो सीक्वेंस क्या है वो आपको ट्रुथ टेबल में फिल करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको चेंज होते हुए बिहेवियर। अच्छा, अब करना क्या है आपको, यही सीक्वेंस को जाहिर सी बात है आप ड्रॉ करेंगे प्रोटीएस पे, और इस सीक्वेंस को आपने अपने ट्रुथ टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो बस ये था पहला लैब टास्क। दूसरा, मैं ब्रेक के बाद, टाइम की वार्निंग आ चुकी है, जूम का काम है, तो मैं दूसरा यानी 5 मिनट की गैप के बाद करूँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं सिमुलेशन को कर देता हूँ स्टॉप, और हम यहाँ पे ले लेते हैं अटेंडेंस, और उसके बाद मैं अटेंडेंस के बाद जो है आपका सेशन 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, और फिर हम उसके बाद दोबारा से रिजॉइन कर लेंगे। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, साथ रहिएगा। अच्छा, आरिफ कहते हैं सर ये तो बार बार चेंज हो रहा है, तो हम आउटपुट क्या लिखेंगे? आरिफ, इसके आउटपुट जो है आपको दिखा देता हूँ, आपको ट्रुथ टेबल में लिखना क्या है, देखो। अच्छा, यासिर का नेट नहीं चल रहा, मुजम्मिल, ठीक है। मुजम्मिल, यासिर का जो नाम है ना और आईडी मुझे बिल्कुल एंड में जब मैं कहूँ ना कि सेशन ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है, तो मुझे टेक्स्ट कर देना। अच्छा, आरिफ कहते हैं कि सर हम आउटपुट क्या लिखेंगे, तो मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो काउंट का वर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लॉक पल्स के लिए। यहाँ पर जो काउंट लिखा आ रहा है, ठीक है, ये जो काउंट है ये बेसिकली आपका है क्लॉक पल्स, ठीक है। आपकी क्लॉक की पहली पल्स जब आई तो आपका आउटपुट क्या आया, आपने ही लिखना है पूरी चारों का आउटपुट, ठीक है। इसका तरीका आसान सा ये है कि क्लॉक मेरी तेज थी, आप क्लॉक को स्लो कर लें, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है ना, आप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जाएं, ठीक है। अभी मेरा आउटपुट तेज़ी से चेंज हो रहा था, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के वजह मैंने टाइम पीरियड कर लिया, और 10 टाइम्स मैंने इसका टाइम पीरियड क्लॉक का बढ़ा दिया। और अब इसे हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको रन करना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली मैंने 0 किया, आरिफ देख लीजिए रीसेट हो गया, क्लियर कर दिया, लेकिन अब आउटपुट इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इनिशियली जो मेरी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी मैंने स्लो कर दी। इनिशियली जब कोई पल्स नहीं आई है तो मेरे पास ये आ रहा है, काउंट 0 पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है ये, ठीक है। अब काउंट 1 पर मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिवर्स में लिखना पड़ेगा अगर इस तरह से ड्रॉ करी, क्योंकि एलएसबी मेरी ये वाली है, एलएसबी दिस वन है, ठीक है। दिस वन इज माई एलएसबी और दिस वन इज माई एमएसबी। तो कोड जब आप चारों लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि Q3 ये है, Q2, Q1 और Q0, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मुसलसल चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने उसकी स्लो डाउन कर दी है, ठीक है। बाकी सबको भी बात समझ में आ गई। आपको ऑब्जर्व करना हो तो आप फ्रीक्वेंसी को स्लो करके देख सकते हैं। डिफॉल्ट 1 हर्ट्ज सेट हुई हुई होती है, मैंने अब इसको क्या कर दिया है, 10 टाइम्स स्लो कर दिया, यानी टाइम पीरियड को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। तो अब ये स्लोली चल रहा है।
यासिर आपके लिए अच्छी बात खुशखबरी ये है कि अटेंडेंस मैं अब लेने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अटेंटिव रहिए। ठीक है क्लास, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, टाइम इसका एंड हो रहा है, तो अटेंडेंस। ठीक है क्लास, तो अटेंडेंस हो गई और मैंने ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से ट्रुथ टेबल को फिल करेंगे। काउंट ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है? काउंट ज़ीरो भी लिखना है आपने, ताकि आपके पास सबसे इनिशियल कॉम्बिनेशन भी आए जो 0 0 0 वाला है। तो काउंट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम काउंट की वैल्यू 0 से ऑनवर्ड आप जाते रहेंगे कि क्लॉक पल्स 1 आई तो क्या हुआ, क्लॉक पल्स 2 आई तो क्या हुआ, क्लॉक पल्स 3 आई तो क्या हुआ, एंड सो ऑन। ये टेबल आप नीचे तक फिल कर देंगे, ठीक है? तो क्लॉक 0 से यानी काउंट 0 से काउंटिंग स्टार्ट, तो फुली ये 16 ही सेल होंगे, तो टोटल 0 से 15 4 बिट के सारे कॉम्बिनेशन इसमें रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ ब्रेक और हम 5 मिनट में रिज्यूम करते हैं, तो साथ रहिएगा। अच्छा, तो क्लास चलें रिज्यूम कर लेते हैं। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि आप टेबल कैसे फिल कर सकते हैं, और एक और चीज़ जो आपको टास्क से रिलेटेड मुझे ये बतानी थी कि टेबल तो आप फिल करेंगे और जाहिर सी बात है कि स्कीमेटिक भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस स्कीमेटिक में मैं एक और एडिशनल चीज़ जो आपसे चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि आप अपने आउटपुट से ऑसिलोस्कोप भी कनेक्ट करेंगे। और ऑसिलोस्कोप मैंने क्यों कनेक्ट किया है कि इससे आप देख सकते हैं कि आप बिहेवियर, अगर इन पल्स का बिहेवियर देखें, ठीक है? ये जो सबसे ऊपर वाला है ये मैंने एलएसबी से कनेक्ट किया, येलो लाइन है एलएसबी, देन सेकंड वाला ब्लू वाला है, और फिर थर्ड ये मैजेंटा कलर है, और लास्ट एमएसबी जो है मेरे ग्रीन पर है। और अगर आप इन पल्स को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा इसको इंसर्ट कर देता हूँ, मैंने इसको स्केलिंग को चेंज कर दिया थोड़ा सा। तो आप सबसे ऊपर वाली अगर पल्स को देखें, उसको कंपेयर करें ब्लू वन से, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड हुई है, इन टाइम पीरियड बढ़ गया ट्वाइस। और फिर ब्लू से अगर यही बिहेवियर आप मैजेंटा पर चेक करें तो उसमें भी यही बिहेवियर है, उसमें भी ट्वाइस के रेट से फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है। और फिर मैजेंटा को ग्रीन से कंपेयर करें तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस के रेट से कंपेयर। अच्छा, अब ये इतनी तेज़ी से क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने पीछे से फ्रीक्वेंसी को काफ़ी फ़ास्ट कर दिया है। रीज़न यही था कि इस ऑसिलोस्कोप की विंडो में वो पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, फ्रीक्वेंसी तेज़ होगी तो छोटी विंडो में आ जाएगी। मैं डोंट नो ये मैक्सिमाइज़ होता है कि नहीं होता है। नहीं, मैक्सिमाइज़ का इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये आप लोगों के पास ऑप्शन हो तो आप मैक्सिमाइज़ करके इसको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ ले सकते हैं। यानी अगर मैं आपको ये अपनी लॉजिक प्रोब सिखाऊँ तो ये बहुत तेज़ी से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने इंटरनली फ्रीक्वेंसी को तेज़ कर दिया है क्लॉक की। तो कोई मसला नहीं, आप जब काउंटिंग वैल्यू नोट करेंगे फ्रीक्वेंसी को स्लो करके नोट कर सकते हैं, और जब आप ऑसिलोस्कोप का मुझे आउटपुट दिखाना चाह रहे होंगे स्नैपशॉट, तो आप फ्रीक्वेंसी को तेज़ करके भी ले सकते हैं। अच्छा, ऑसिलोस्कोप पे भी लिया जा सकता है, और एक और चीज़ भी थी जिस पे आप आउटपुट ले सकते हैं, मेरे ख्याल से लॉजिक एनालाइज़र होता है। चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हुआ मुझे भी ये चीज़ें यूज़ किए हुए। स्टॉप तो हो गया है, तो मैं लॉजिक एनालाइज़र प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओटीएस के अपने मसले। चलें, खैर ट्राई कर लीजिएगा। लॉजिक एनालाइज़र भी यही काम करता है, आपकी पल्सेस को एनालाइज़ करता है, ठीक है? और वो ज़्यादातर डिजिटल के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोशिश करके, शायद ऑसिलोस्कोप हटा देता हूँ, या ये लगा रहने देते हैं, लेकिन ये यहाँ से कंपोनेंट क्यों नहीं मुझे मिल रहे? चेक कर लेता हूँ कोई और कंपोनेंट भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है या नहीं। ये तो हो रहा है, ठीक है, इसका इशू नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि लॉजिक एनालाइज़र, हाँ ये कैसे यूज़ करना है, ये थोड़ा सा
नहीं, इसमें बस वगैरह है पूरी पूरी, तो शायद ये आपके काम नहीं आएगा, ये ओवरकिल हो जाएगा। इसमें अच्छी खासी बसेस दी गई हैं, लेकिन इसका काम भी यही होता है कि आप अपनी वेव फॉर्म्स को ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो नीचे भी जो है अच्छी खासी बसेस दी गई हैं, तो हम इसे रहने देते हैं, हम सिंपल रखते हैं। तो ऑसिलोस्कोप आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और वैसे ही सब कुछ स्टार्ट करेंगे, और पल्स ये फ्रीक्वेंसी जो है मैंने यहाँ से बढ़ा दी है। तो आप अगर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो ये आपका एडिट प्रॉपर्टीज में मैंने 16 कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस विंडो में मुझे 16 पल्सेस चाहिए ताकि मैं बिहेवियर देख सकूं। और फ्रीक्वेंसी को 16 टाइम बढ़ा दें या डिवाइड बाय 10 कर दें, यानी मैं फ्रीक्वेंसी को कर देता हूँ 0.1। और अब अगर मैं चेक करूँगा तो मैं ऑसिलोस्कोप पे शायद ऑब्जर्व ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी काउंटिंग जो है आपने टेबल जो फिल करना है वो हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये मसला आ रहा है, स्केल जो है इसका छोटा है तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाता, लेकिन काउंटिंग जो बैकग्राउंड पे चल रही है वो आपको स्लोली होती हुई दिखाई देगी। अभी तक 0 है, अब जाके 1 हुआ है। ठीक है, तो येलो में आपने देखा एक पल्स में रेज आया। ठीक, तो जब आप टेबल फिल करेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ से स्लो कर सकते हैं, और जब आप ऑसिलोस्कोप की पल्स दिखाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई ये वाली बात। अच्छा, मैं फ्रीक्वेंसी को वापस नॉर्मल कर देता हूँ, 10 के बजाय 1 ही कर देता हूँ, या फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस में 5 कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा तेज़, इतना स्लो भी ना हो और इतना फास्ट भी ना हो। और इसको स्टार्ट करते हैं, ऑसिलोस्कोप को फ़िलहाल मैं कट कर देता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे बिहेवियर, और यहाँ पे बिहेवियर मेरा क्या है 1, देन अभी भी काफ़ी स्लो है, थोड़ा और तेज़ कर देता हूँ ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें। 5 टाइम के बजाय मैं इसे 3 सेकंड्स कर देता हूँ, यानी 3 सेकंड की पर एक पल्स आएगी हमारे पास। अब ये रियल टाइम 3 सेकंड है, तो ये हमारे लिए 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद ये वाली बिट 2 की है, 2 के बाद अब ये दोनों हाई हो जानी चाहिए क्योंकि ये 3 का कोड बनेगा, और 3 के बाद 4 होनी चाहिए, तो सिर्फ ये वाली हाई होगी हमारे पास। 4 के बाद 5 का कोड बनाना है तो ये भी हाई हो जाएगी साथ में। 5 के बाद 6 का कोड बनाना है तो 6 में आपको पता है ये हाई हो जाएगी, ये लो हो जाएगी, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्या टास्क हमारा यहीं पे था, एंड हो गई लैब? नहीं, लैब हमारी एंड नहीं हुई है। मैं वापस चलता हूँ मैनुअल की तरफ, और मैनुअल का हम सेकंड टास्क देख लेते हैं। तो सेकंड टास्क क्या है, यही एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब लफ्ज आ गया है एक हमारे पास, यहाँ पर कह रहे हैं मॉड 10। मॉड 10 का मतलब ये है कि अभी तक ये काउंटर, अगर 4 बिट की बात करें तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी रेंज क्या होगी, यानी इसमें सबसे छोटा कोड कौन सा आएगा और सबसे बड़ा कोड कौन सा आएगा। अभी जो हमने डिज़ाइन किया है सिंक्रोनस काउंटर, तो इसमें बताइए मुझे कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। जी क्लास, एनीवन? आंसर का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं 0 से 15, और हमजा भी कह रहे हैं 0 से 15, बिल्कुल सही है। ठीक है, 0 से 15 इसलिए कि 4 बिट है, 4 बिट में मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 1 1 1 1। तो इसका मतलब है अभी जो मेरा काउंटर है वो 0 से लेकर 15 तक चल रहा है, टोटल 16 होंगे। ठीक है, 16 आएगा नहीं, क्योंकि 1 1 1 का मतलब 4 मरतबा 1 का मतलब 15 होता है, और फिर 15 के बाद दोबारा से मेरा काउंटर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब अगर उसमें इंक्रीमेंट करूंगा तो 1 तो कैरी चला गया, और कैरी वाले तो मेरे पास 5th बिट तो है ही नहीं, 5th बिट है नहीं, तो वो मुझे इंप्रेशन क्या मिलता है कि जैसे काउंटर दोबारा से 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो 15 के बाद दोबारा से रैप अराउंड होकर किस पे आ जाता हूँ मैं, 0 पर आ जाता हूँ। तो अब यहाँ मॉड 10 से क्या मुराद है, यहाँ पे मॉड 10 से मुराद ये है कि मैं अपने काउंटर को रोकना चाहता हूँ, 16 तक नहीं, लेके 15 तक नहीं जाने देना चाहता, बल्कि कह रहे हैं मॉड 10, यानी कह रहे हैं उस मॉड 10 का मतलब उसके अंदर टोटल स्टेट्स होंगी 10। टोटल स्टेट 10 का मतलब क्या होगा कि वो कहाँ से चलेगा, अगर 0 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा क्लास, टोटल 10 स्टेट्स होनी चाहिए, 0 से चलेगा तो वो कहाँ तक जाएगा आपका, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा तो उसे जाना चाहिए 9 तक। तो मॉड 10 जब भी कहा गया है, जो भी लफ्ज यहाँ पे लिखा होगा उससे एक लेस चलता है। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा, 10 कहा गया है तो वो 9 तक चलेगा,
6 कहा गया है तो वो 5 तक चलेगा। अब ये मॉड 10 की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मॉड 10 काउंटर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि हमारी काउंटिंग ज़्यादातर क्या होती है 0 से लेकर 9 होती है, यानी BCD होती है। ये यूँ कह सकते हैं कि मॉड 10 काउंटर इन अदर वर्ड इज़ अ BCD काउंटर, जो सिर्फ BCD नंबर्स को काउंट करेगा और बाकी नंबर आगे उस पे सीक्वेंस में नहीं आने चाहिए, यानी 0 से 9 तक आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉड 10 का मतलब है मैं BCD काउंटर बना रहा हूँ और इसमें काउंटिंग सिर्फ 0 से 9 तक आएगी। इसमें 10, 11, 12, 13 नहीं आएगा, यानी 9 के बाद वापस क्या आ जाएगा, रैप अराउंड होने की वजह से 0 आ जाएगा। 9 के बाद वापस 0 आ जाएगा। 9 से दोबारा से जंप करेगा और किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो यही सीक्वेंस चलती रहेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन अगेन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। यही सीक्वेंस या लूप में ये फंसा रहेगा। चलिए, कॉन्सेप्चुअली तो बात समझ में आ गई क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि मैं करूँगा कैसे, क्या मॉडिफिकेशन करूँ अपने सर्किट में कि ये मॉड 10 काउंटर बन जाए। तो देखेंगे तो आपको डायग्राम पूरी बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है, सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ से हटाई है, वो क्या है कि मैंने यहाँ से हटा दिया है मेरे पास जो था सेट वाला कनेक्शन, रीसेट वाला कनेक्शन। रीसेट वाली पिन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले मैंने क्या लगाया हुआ था, यहाँ पे इस जगह पर पहले मेरे पास एक स्टेट लगी हुई थी, लॉजिक स्टेट, और अब जो है यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई इनपुट दिया हुआ, और ये इनपुट कहाँ से आ रहा है, ये इनपुट जो रीसेट पे अप्लाई हुआ है ये मैंने एक नैंड गेट के आउटपुट से लिया है। ठीक है, एक नैंड गेट मैंने इसमें एडिशनल लगाया है और नैंड गेट का आउटपुट जो है यहाँ पे लगा। नैंड क्यों लगा, नैंड का आउटपुट आपको पता है कि जब भी यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो एंड प्रोड्यूस करता है 0 और नैंड प्रोड्यूस करता है उस वक्त सॉरी एंड प्रोड्यूस करता है उस वक्त 1, तो नैंड प्रोड्यूस करेगा उस वक्त हमारे पास 0। ठीक है, और 0 का मतलब क्या है, ये सारी लाइंस क्या है, एक्टिव लो है, ये भी एक्टिव लो है, ये भी एक्टिव लो है, ये भी एक्टिव लो है और ये भी एक्टिव लो है। तो ये इसका मतलब है जब भी नैंड गेट का आउटपुट पे 0 आएगा तो मेरे सारे रीसेट पे 0 आ जाएगा, और सारे रीसेट पे 0 आने का मतलब क्या है कि मेरे सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगी, यानी सारी फ्लिप फ्लॉप में क्या आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा और इसमें भी 0 आ जाएगा और लास्ट वाले में भी 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स जैसे ही मेरे पास नैंड गेट के आउटपुट पे 0 आता है तो मेरी सब फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएंगी। इट मीन्स मेरा काउंटर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, मेरा काउंटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, कहीं पे भी हो। ठीक है, वो रीसेट हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना कि नैंड गेट में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है 1 1 वाली जिसपे मेरा आउटपुट 0 आ सकता है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा मेरा आउटपुट क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। नैंड गेट का टेबल सबको याद है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें इसका आउटपुट 0 आएगा, बाकी किसी भी कंडीशन पे इसका आउटपुट 0 नहीं आएगा, यानी यहाँ पर भी 1 होना जरूरी है, यहाँ पे भी 1। ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन को लेके थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है और अगर इस लाइन पर भी 1 आ रहा है तो देखिए ये लाइन कनेक्टेड कहाँ पर है, ये लाइन कनेक्टेड है यहाँ पर और ये लाइन कनेक्टेड है यहाँ पर, यानी एक लाइन तो कनेक्टेड है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे और एक लाइन कनेक्टेड है लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर। एक लाइन कनेक्टेड है सेकंड वाले पर और एक लाइन कनेक्टेड है लास्ट वाले पे। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ कि अगर यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है, ऐसा कोड के जिसमें यहाँ पर 1 आ रहा हो मेरे पास और ऐसा कोड जिसमें यहाँ पर 1 आ रहा हो, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे ऐसा बाइनरी कोड आ रहा हो कि इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे 1 1 आ रहा हो, तो डेफिनेटली मेरा एंड गेट क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0, और मेरी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी सारी फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगी रीस्टार्ट, यानी काउंटर हो जाएगा रीस्टार्ट। तो अब ऐसा कौन सा मेरे पास बाइनरी कॉम्बिनेशन है जिसपे यहाँ पर भी 1 आ जाता है और यहाँ पर भी 1 आ जाता है, इन दोनों पॉइंट्स पे 1 1 आ जाता है। तो मैं एजम्पशन यही लेके चलता हूँ कि कोडिंग जब भी काउंटिंग जब भी स्टार्ट होती है तो 0 0 से स्टार्ट होती है, तो पहले 0 वाले कॉम्बिनेशन आएंगे फिर 1 वाले आएंगे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर भी 0 आ रहा है और भाई यहाँ पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, पहले 0 आता है डेफिनेटली, बाद में 1 आता है। अब यहाँ पे तो रेस है ना कि
मैं 1-1 भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने 0-0 रखे। अच्छा, अब मुझे ये पूरा का पूरा 4 बिट कोड आ गया, लेकिन मुझे इसको लिखना है, तो आपको बताया था जैसे कि अब मैं इसे लिख के देख लेता हूँ कोड क्या है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बिल्कुल एज़ इट इज़ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एमएसबी मेरी ये वाली ही है और एमएसबी की तरफ ही है। ये एमएसबी है मेरी इस तरफ, क्योंकि रिवर्स में बना हुआ है, जैसा मैंने प्रोटीज पे बनाया था उसका अपोजिट। और ये मेरी एलएसबी ही है इस तरफ, क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्लॉक लगी हुई है। अच्छा, लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएसबी हमेशा वो होती है जिसमें ये क्लॉक डायरेक्टली लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक भी इन्होंने दूसरी लगाई हुई है, कोई सी भी क्लॉक आप यूज कर सकते हैं, आपको तो एक पल्स प्रोड्यूस करानी है स्क्वायर। तो कोड यानी क्या बन रहा है मेरे पास, अगर मैं नोट करना शुरू करूँ, सीक्वेंस 1 0 देन 1 देन 0। तो ये कोड किसका है, बाइनरी इक्विवेलेंट। ये किस चीज का डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये बाइनरी किसका बनेगा, ये बनेगा आपका डेसिमल के 10 का, डेसिमल के 10 का है ये। ठीक है, डेसिमल के 10 का ये बन रहा है आपके पास। और ये जो है आपका ये क्या है, एक बाइनरी है, ये आपका बाइनरी बन रहा है, और ये डेसिमल के इक्विवेलेंट होता है 10 के। यानी मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरे फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट पर 10 आएगा, तो मेरा नैंड गेट उस वक्त क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0। और उसी साइकिल आए ना आए, क्योंकि रीसेट तो एसिंक्रोनस इनपुट है, और उसी साइकिल के अंदर इससे पहले कि नेक्स्ट पल्स जनरेट हो, तो मेरा सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगी। यानी फौरन इसके बाद कौन सी स्टेट आ जाएगी, 0 0 0 0। यासिर, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बात कंप्लीट करने में। यानी जैसे ही मैं रीसेट करूंगा, तो इसके बाद जो स्टेट आनी है, या यही उसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टेट आ जाएगी 0 0। यानी जैसे ही 10 आएगा, तो अगली पल्स आने से पहले थोड़ी सी देर के लिए वो 10 होगा, जितना डिले है नैंड गेट का, और नैंड गेट के डिले के फौरन से बाद सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स हो जाएंगी 0 0 0, यानी ऑल रीसेट। और 10 से पहले कौन सी स्टेट आई होगी, डेफिनेटली 10 से पहले स्टेट आई होगी मेरे पास 9। 10 से पहले मेरे पास स्टेट आई होगी 9, और 9 में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा कि ये वाली 2 बिट्स जो मुझे चाहिए, ये 2 बिट्स हाई हों। इससे पहले कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा 10 से पहले कि जिसमें ये दोनों बिट्स मेरी हाई हों। अच्छा, उस पर बात थोड़ी बाद में करते हैं। यासिर का क्वेश्चन ले लेते हैं। यासिर, आपका क्वेश्चन था, कोई हैंड रेस करें अगर था तो। यासिर, हर फ्लिप फ्लॉप और काउंटर वाली जो आईसीज होती है ना, तो उसमें रीसेट की पिन होती है। ठीक है, क्योंकि वही इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने बताया था कि जब आपने लोगों ने पिछली लैब्स किए हैं, तो आप नो चेंज वाली स्टेट पहले अप्लाई करते थे, तो फ्लिप फ्लॉप नहीं चलती थी। तो फिर आप कुछ ना कुछ उसको इनपुट देते थे, फिर नो चेंज होता था, तो आप नो चेंज तब ऑब्जर्व कर सकते थे जब आपके पास पहले से कुछ ना कुछ स्टेट मौजूद हो। यानी प्रेजेंट स्टेट होगी तो आप नेक्स्ट बता सकते हैं ना। तो इसलिए आपको फ्लिप फ्लॉप में सेट या रीसेट दिए जाते हैं, या काउंटर में रीसेट या सेट दिए जाते हैं, कि आप उनको एक नोन स्टेट पे पहले स्टार्ट कराएं, और फिर उसके बाद उस स्टेट से उसे मूव फॉरवर्ड करवाएं। और काउंटर का मूव फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा सिंपली। ठीक है, बात समझ में आई यासिर कि क्यों होती है हमारे पास रीसेट या सेट, ताकि हम उसे इनिशियल वैल्यू सप्लाई कर सकें टू बिगिन विथ, जहां से वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो बात क्या हुई कि इस मॉड काउंटर में हुआ ये कि काउंटिंग मेरी चल रही थी। ठीक है, काउंटिंग में मेरे पास आया 0 आया, 0 का कोड 0 0 0 आ गया। ठीक है, मुझे चेक क्या करना है, मेरा चेक लगा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेरा कोड लगा हुआ है। चेक मुझे करना है इन 2 बिट्स को, कि इस वाली बिट पे भी 1 आ जाए। ठीक है, एंड सॉरी, इस वाली पे नहीं, एमएसबी है एक इसमें, और एक इस वाली बिट पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि 1 आ जाए, और एक चेक करना चाहता हूँ इस वाली पे। और मुझे वो वाला कोड ढूंढना है जिसमें इन दोनों में सबसे पहले 1 आएगा। अच्छा, असदुल्ला, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हमारा जो है ये काउंटर हमने बनाना है मॉड। मॉड का मतलब ये है कि मैं इसको मॉड 10 कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें 10 स्टेट से आता हूँ, इसमें 11th स्टेट नहीं होगी। और ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, मॉड 10 का काउंटर बेसिकली बीसीडी काउंटर होता है, और बीसीडी का आपको अभी तक अंदाजा हो चुका है कि हमारी ज़्यादातर आईसीज बीसीडी से चलती हैं, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। और अगर आप डिजिटल क्लॉक इस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप वो बीसीडी डिकोडर से पहले अगर मॉड 10 का काउंटर लगा देंगे,
तो आप समझ जाएंगे काउंटिंग आपकी 0 से लेकर कहाँ तक चलेगी, 9 तक, और देन उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि मैंने इसको कनेक्ट किया है इन 2 बिट्स से, जो MSB है लास्ट वाली, ठीक है, और एक इस सेकंड वाली से कनेक्ट किया है। अब मुझे चेक ये करना है कि आखिर मैंने इन 2 पे ही क्यों कनेक्ट किया। तो मैं कोडिंग अपनी इधर लिख रहा हूँ। कोड पहला आएगा ये, मुझे चेक ऑब्जर्व करनी है ये 2 बिट्स जिनको मैंने हाईलाइट किया एरो से। दूसरा कोड आएगा मेरे पास 0 0 0 1। क्या इस वक्त मेरे पास मेरे नैंड, मुझे यहाँ चेक करना है कि मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है। क्या इस वक्त मेरा आउटपुट जनरेट होके 1 आएगा नैंड गेट का? और आंसर है नहीं, क्योंकि नैंड गेट का आने के लिए 1 जो है, नैंड गेट का आउटपुट 0 आने के लिए सॉरी जो है, मेरे पास इन दोनों बिट का, ये वाली बिट का और ये वाले बिट का हाई होना जरूरी, दोनों का हाई होना जरूरी। नैंड की प्रॉपर्टी दोनों हाई होंगे तो वो 0 प्रोड्यूस करे। फिर अगला कॉम्बिनेशन ट्राई किया, 0 आया, 0 आया, 1 आया, एंड देन दोबारा 0 आया। स्टिल ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि मेरा नैंड गेट प्रोड्यूस करे 0। देन अगला कॉम्बिनेशन आया 0 0 1 1। अभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि मेरा नैंड गेट का आउटपुट हो जाए 0। देन 0 1 0 0, अभी भी नहीं है। देन 0 1 0 1। ठीक है, ये मैं फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लिख रहा हूँ हर क्लॉक साइकिल के बाद। देन 6 का कोड आया 1 1 0, अभी भी नहीं। ये वाली तो हो गई हाई, लेकिन ये वाली स्टिल 0 है, तो नैंड गेट का आउटपुट स्टिल 1 आता रहेगा। फिर अगला कॉम्बिनेशन 0 1 1 1, स्टिल 0। देन ये 1 हो गई, ये 0 ही है। 8 का कॉम्बिनेशन आया। अच्छा, अब जैसे ही 8 का कॉम्बिनेशन आया ना, तो आपने देखा कि मेरी MSB अब हाई हो गई है। MSB हाई होने का मतलब अब सिर्फ इन बिट्स पे, इस बिट पे फैसला है कि जैसे ही इस वाले बिट पे 1 आता है ना, तो इस वाली बिट पे 1 आएगा तो मेरा जो है काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अगला कॉम्बिनेशन फिर आया मेरे पास 1 0 0 1, जो कि 9 का कोड है। ठीक है, 9 के कोड के बाद जैसे ही आया मेरे पास 1 0, एंड देन अब देखें आप आया मेरे पास कोड 1 0। जैसे ही मेरे पास ये कोड आया तो क्या हुआ, मेरा नैंड गेट एक्टिव हो गया, यानी उसका आउटपुट फौरन से 0 प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि ये भी बिट हाई हो गई है और ये भी बिट हाई हो गई है। और ये बिट हाई होने का मतलब क्या है कि नैंड गेट के इस इनपुट पे भी 1 आ रहा है और नैंड गेट के इस इनपुट पे भी 1 आ रहा है। और जैसे ही 1 1 आएंगे नैंड गेट ने 0 प्रोड्यूस कर देना, और 0 प्रोड्यूस करने का मतलब है कि ये सब रीसेट जो है एक्टिव हो जाएंगे। रीसेट एक्टिव होने का मतलब फ्लिप फ्लॉप में इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा अगली क्लॉक पल्स आने से पहले ही। यानी एक्चुअली क्या होगा, काउंटर पे ये स्टेट होल्ड कर ही नहीं पाएगी, स्टेट कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि नैंड गेट जो है ना इसको ज़्यादा देर रहने ही नहीं देगा। और मेरी अगली स्टेट क्या बन जाएगी, 0 0 0 एंड 0। और जब ये मेरी स्टेट 0 0 0 बन जाएगी तो फिर वही बात है कि दोनों बिट को चेक करूंगा मैं, तो ये दोनों बिट ऐसी है ही नहीं, जिसकी वजह से मेरी फ्लिप फ्लॉप या मेरा काउंटर जो है रीसेट स्टेट में रहे, तो मेरा काउंटर फिर दोबारा नॉर्मल मोड में ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। 0 के बाद 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 10 वाली स्टेट जो है बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती है। ठीक है, और अगली क्लॉक पल्स आने से पहले ही, यानी अगली स्टेट चेंज होने से पहले ही वो फौरन से चेंज होने की वजह से चेंज होती है। तो ये बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी सिमुलेशन में कि ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं ये मॉडिफिकेशन करता हूँ अपनी स्कीमेटिक्स जो बनाई है उसमें, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मैंने बात समझा दी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगी। और ये हम थियरी में आगे चल के टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल से भी, लेकिन फिलहाल लैब के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जी आमिर, बस ऑलमोस्ट एंड है, तो बस थोड़ा सा साथ रहिए। अच्छा, तो मुझे अब क्या करना है, मुझे चाहिए एक अदद नैंड गेट। तो मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, नैंड गेट की आईसी क्या होती है मेरे पास, 7400 आई थिंक। ठीक है, 7400 से मैं एक नैंड गेट ले आया हूँ, और नैंड गेट को मैं यहीं प्लेस कर देता हूँ।
अच्छा सिमुलेशन में ही चल रही है, स्टॉप कर देते हैं। और यहाँ से मैंने ये हटा दिया, इस प्रोब को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ प्लेस कर देता हूँ एक नेट गेट। ठीक है, नैंड गेट का आउटपुट मेरे पास रीसेट से कनेक्टेड है। और कौन कौन सी लाइंस कनेक्टेड थी इससे, MSB सेकंड वाली एंड फोर्थ वाली, यानी ये लाइन मुझे कनेक्ट करनी है इससे, ठीक है। अभी मैं सफाई का इतना ख्याल नहीं रख रहा, कहीं से भी मैं ये लाइन ले लेता हूँ, मुझे सेकंड वाली चाहिए ना, तो ये सेकंड यहाँ पे आ रही है, मैंने यहीं से ले ली, पिक कर ली, एक सेकंड लग गई इसमें, ठीक है। और एक मुझे चाहिए थी फोर्थ वाली, फोर्थ वाली ये मेरे पास यहाँ आई हुई है, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। इतनी क्लीन डायग्राम नहीं बना रहा, बस ये मुझे पता था कि मुझे ये वायर्स चाहिए, और ये वायर्स मैंने अपने सर्किट में जो क्लोजेस्ट लोकेशन पे थी वहाँ से मैंने पिक कर ली, ठीक है। सेकंड वाली और फोर्थ वाली मैंने इसमें लगा दी। और अब मैं सर्किट को रन करता हूँ, और आपका काम ये है कि अच्छा पहले मैं एक क्यूरी थी वो देख लेता हूँ सर, ये अच्छा या सर ऑसिलोस्कोप मैंने इसलिए लगाया है कि ऑसिलोस्कोप पे मैं पल्स का बिहेवियर चेक कर सकता हूँ, वो जो मैं बता रहा था ना कि ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है, तो मैं फ्रीक्वेंसीज को चेक कर सकता हूँ कि वो डिवाइड हो भी रही हैं या नहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिवाइड होती हुई दिखाएंगी, पल्स की फॉर्म में आपको आउटपुट लगाना है। ऑसिलोस्कोप सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि आप मुझे पल्स वाला आउटपुट भी दिखाएं कि आपका काउंटर वाकई फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर रहा है या नहीं। और मैं भी चलाता हूँ, देखो आउटपुट आ जाएगा तो थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा। बस ऑसिलोस्कोप से हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्ले, ठीक है। ऑसिलोस्कोप नॉर्मली तो डबल क्लिक पे आ जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता, तो उसके लिए है सिमुलेशन को रीस्टार्ट कर लेना। अच्छा अच्छा, मैं दोबारा से स्टॉप कर रहा हूँ, असल चीज़ वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले मैं ऑसिलोस्कोप की बात बताता हूँ। ऑसिलोस्कोप वैसे तो आपका जो है ना बाय डिफॉल्ट जैसे आप सिमुलेशन रन करते हैं खुद ही फ्रंट पर आ जाता है, लेकिन आप एक मरतबा इसको विंडो को क्लोज कर देना, क्रॉस लगा देते हैं, तो फिर ये मसले करता है, दोबारा से ओपन नहीं होता। तो इसका तरीका एक तो ये है कि आप अपने रिस्टार्ट करके देख लें सॉफ्टवेयर, अगर तब भी नहीं होता तो आप इस ऑसिलोस्कोप को कम्प्लीटली डिलीट करें, नया ऑसिलोस्कोप ऐड करें, बिल्कुल शुरू से फ्रेश स्टार्ट, और फिर दोबारा रन करके देखें, होपफुली वो आ जाएगा। ये ऑसिलोस्कोप का इशू है इसमें, एक मरतबा क्रॉस कर देते हैं तो दोबारा पेयर नहीं होता। खैर वीडियो में देख लेना, मैंने ऑसिलोस्कोप बताया कि कैसा आउटपुट आएगा, क्या है, लेट ज्वाइन किया था आपने, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि मुझे देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या आ रहे हैं। तो क्लास अब ऑब्जर्व कीजिएगा कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, चलें यही रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ हूँ मैं, काउंटिंग चेक कीजिएगा कहाँ तक जाती है। ये 1 आ गया मेरे पास कोड में, ठीक है, रिवर्स में लिखा हुआ है मेरे पास क्योंकि मेरी LSB उधर है। ये 2 का कोड आ गया, 3 का कोड आ गया, 4 का कोड आ गया, 5 का कोड आ गया, 6 का कोड आ गया, 7 का कोड आ गया, 8 का कोड आ गया, 9 का कोड आ गया, और अब 10 का कोड आते ही देखें क्या होगा। 10 का कोड यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 10 का कोड आया इससे पहले वो आउटपुट पे स्टेबल होता, मेरा आउटपुट जो है 0 पे सेट हो गया, और मेरा काउंटर जो है 0 से लेकर 9 तक चला। अब इसमें 1 1 1 वाली स्टेट नहीं आई, या 10 9 के बाद कोई भी स्टेट नहीं आई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व करना चाहें तो एक और मैं लॉजिक तो इधर लगा देता हूँ ताकि आप नैंड का आउटपुट भी ऑब्जर्व कर सकें। नैंड का आउटपुट मुसलसल 1 आ रहा है, नैंड का आउटपुट में स्टार्ट करता हूँ तो 1 आ रहा है, लेकिन जैसे ही नैंड का आउटपुट 0 होगा तो फौरन से मेरा काउंटर क्या है, सारे की सारी फ्लिप फ्लॉप या ओवरऑल पूरा काउंटर जो है रीसेट स्टेट में चला जाएगा, और बहुत थोड़ी सी देर के लिए जाएगा। आप देखेंगे भी एंड का बिहेवियर बहुत बहुत कम टाइम के लिए, मतलब इतना कि आप शायद ऑब्जर्व भी ना कर सकें, थोड़ी सी ग्लिच जैसी सी आती है और वो रीसेट स्टेट में चला जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली और फिलोसफिकली आप ऑब्जर्व करें तो हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड बहुत स्लो है तो आप इस चेंज को अकर होता हुआ देखेंगे। ये 8 आया, 9, एंड देन एकदम से देखें थोड़ा सा चेंज होगा और 0 आ जाएगा, और आपको ये ऑब्जर्व करने को भी नहीं मिला यहाँ पर कि एंड का आउटपुट एक्चुअली 0 हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी सी देर के लिए होता है 0, और वो फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करके वापस 1 स्टेट में आ जाता है, क्योंकि 0 का कोड अप्लाई हो जाता है, और 0 का कोड की वजह से नैंड का आउटपुट क्या है मेरे पास 1 आ जाएगा। तो सिमुलेशन में ये ऑब्जर्व करना थोड़ा सा
मुश्किल हो रहा है, लेकिन रियल में होता है थोड़ी सी ग्लिच फील होती है हमें कि ग्लिच सी आई, 10 का कोड आते गायब हो जाता है और 0 का कोड बन जाता है। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस स्कीमेटिक पूरी गिवन। और फिर इसका भी क्या है, आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, सेम ही सर्किट में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अब ट्रुथ टेबल की आउटपुट्स क्या आ रहे हैं आपने देख के ऑब्जर्व करने हैं। मैंने वैसे ये 2 टास्क आपको करा दिए। और तो तीसरा टास्क आपको क्या करना है, बस एक नया टास्क क्या है कि आपको मॉड 6 का काउंटर बनाना है। ठीक है, मॉड 6 का काउंटर बनाना है, लेकिन आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपने ये वाली आईसी यूज करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली आईसी ही यूज करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है 7493। ठीक है, और ऊपर जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए भी कोशिश कीजिएगा वही आईसी यूज करें जो लिखी हुई है, लेकिन अगर उससे प्रॉब्लम होती है तो जो मैंने यूज की है उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस में बहुत सारे वेरिएंट आईसी के मौजूद हैं और अलग अलग डिपेंडेंसीज हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ जेके की मल्टीपल वेरिएंट में से कोई मसला करती है आपके पास, मेरे पास मसला कर रही थी तो मैंने दूसरा वेरिएंट यूज करके किया है, तो आप भी ये कर सकते हैं। और बात यह है कि सिमुलेशन रन होके आपने मुझे दिखाना है। ठीक है, और कॉपी पेस्ट से गुरेज कीजिएगा, मेरे पास पिछली लैब्स तकरीबन 98% रेशो से कॉपी पेस्ट ही आई है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कम करें, मुझे पता है लोड है, लेकिन कोशिश करें कि काम अपने खुद से करें। तो लैब हमारी यहीं तक थी, और इसमें फिर ये टेबल फिल करना आपको 2 टास्क तकरीबन मैंने करा दिए, तीसरा अब आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कि कॉपी नहीं होगी। तो लैब हमारी यहीं तक थी, अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। जी क्लास, एनी क्वेरी? अच्छा, ठीक है आरिफ, मैं बता देता हूँ। चलें ठीक है, लैब तो चलें यहीं तक थी। लैब के लिए टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।